हेलो एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ वैष्णवी दुबे, आपकी एडुकेटर, और ये चैनल बायोवेदिका चैनल। सबसे पहले तो सारे ही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की बोर्ड के एग्ज़ाम के दौरान मदद हो सके। ठीक है बच्चों, तो आइए, जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि मैं आने वाले टाइम में आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी चैप्टर्स को, जो भी बायोलॉजी के जीव विज्ञान के चैप्टर्स हैं, उनको एक एक करके कवर कराऊंगी। उसी कड़ी में आज हमारा पहला चैप्टर हम करने जा रहे हैं, पहला अध्याय करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि आप 10th और 11th पढ़ के आते हैं। जनन क्या होता है? अब बहुत सारे पॉइंट्स दिमाग में आते हैं। आम भाषा में अगर कहें तो कोई भी जीव जब अपने ही जैसे मिलते जुलते या हूबहू किसी दूसरे जीव को जन्म देता है, उसे हम क्या कहते हैं? जनन। ठीक है बच्चों, लैंगिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और साथ के साथ युग्मक का निर्माण होता है, निषेचन होता है, उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन आता है पुष्पी पौधे क्या होते हैं? ऐसे पौधे जिन पर पुष्प लगते हैं उन्हें हम कहते हैं पुष्पी पौधे। अब इन्हीं पुष्पी पौधों को हम फ्लावरिंग प्लांट्स या आवृतबीजी पौधे या फिर एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो एक बार रिकॉल करेंगे, जो पुष्पी पौधे होते हैं, इन्हीं पुष्पी पौधों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं पुष्पी पौधों को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। इन्हीं पुष्पी पौधों को हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स या फिर आवृतबीजी पौधे। अब ये एंजियोस्पर्म क्यों कहते हैं मैम? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे पौधे जिनमें जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, वो कहाँ मौजूद होते हैं? किसी कवरिंग या आवृत्त के अंदर, यानी फ्रूट के अंदर बीज मौजूद होते हैं। ठीक है, सीड कहाँ मौजूद होते हैं बेटा? फ्रूट के अंदर। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आपने पपीता देखा होगा, पपाया। पपीता के अंदर जब आप उसे काटते हैं तो आपको कई सारे बीज मिलते हैं। तो पपीता क्या है? एक आवृतबीजी पौधा है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? आवृतबीजी किसे कहते हैं? ऐसा पौधा, ऐसे पौधे जिनमें बीज जो है वो फल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, किसी न किसी कवरिंग के अंदर पाए जाते हैं, और वो कवरिंग क्या है? फ्रूट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर के कंटेंट्स देखेंगे, हमें पढ़ना क्या क्या है, और बेसिकली इंपॉर्टेंट जो जो चीज़ें हैं मैंने वही इसमें लिस्ट की हैं। मैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आपको बताते चलूँगी। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है इसमें पुष्प की संरचना, फ्लावर स्ट्रक्चर। फिर एंड्रोशियम और गाइनोशियम, पुमंग और जायांग, ये दोनों क्या हैं? जनन अंग हैं। ठीक है, ये दोनों जनन अंग हैं। ठीक है बच्चों, फिर परागण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम पॉलिनेशन भी कहते हैं। उसके बाद निषेचन। आपको परागण और निषेचन और पुष्प की संरचना से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं बोर्ड में। फिर आता है भ्रूणपोष का विकास, भ्रूण का विकास, बीज जिसे आप सीड कहते हैं, पार्थेनोकार्पी यानी अनिषेक फलन, और असंगजनन, अपोमिक्सिस। ठीक है बच्चों, चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको आगे बताया, पुष्पी पौधे, फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प लगते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया कि पुष्पी पौधे क्या होते हैं? क्या होते हैं? आवृतबीजी। इन्हें हम एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? इनमें सीड जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। बहुत अच्छे। अब देखिए, ये जो आवृतबीजी पौधे हैं, इनमें लैंगिक जनन के जो अंग हैं वो क्या हैं? पुमंग और जायांग। और ये पुमंग और जायांग कहाँ पाए जाते हैं? फ्लावर में। ठीक है, पुष्प में। इसीलिए हम फ्लावर को या पुष्प को कहते हैं साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा जगह जहाँ पे पौधे के अंदर क्या हो रहा है? लैंगिक जनन, और वो जगह क्या है? पुष्प है। ठीक है बेटा,
अब यहाँ एक पॉइंट लिखा है टिपिकल एंजियोस्पर्म। बड़ी प्रॉब्लम है, टिपिकल एंजियोस्पर्म क्या होता है मैम? ऐसा एंजियोस्पर्म, ऐसा आवृत्तबीजी पौधा जिसमें आवृत्तबीजी पुष्पी पौधों के 90 से 95% सभी गुण पाए जाते हो और साथ में आसानी से मिल भी जाता हो। जब आसानी से मिलेगा तभी हम उसकी स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। तो टिपिकल एंजियोस्पर्म या प्रारूपी आवृत्तबीजी पौधा कौन है? कैप्सुला, जिसको हम लोग प्रारूप रख के, बेस रख के एंजियोस्पर्म्स की क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, ठीक है। कैप्सुला को बच्चों हम शेफर्ड्स पर्स भी कहते हैं। चलिए यहाँ देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। एक पॉइंट है आवृत्तबीजी या पुष्पी पौधे। ये जो पौधे होते हैं इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है, मुख्य पादप शरीर होता है, ये मुख्य पादप शरीर द्विगुणित होता है, स्पोरोफाइट होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है। कैसे? आइए समझते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है किसी भी पौधे में जड़ होता है, तना होता है, पत्तियां होती हैं, है ना। और क्योंकि हम लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं तो हम पुष्प के बारे में भी जरूर पढ़ेंगे। ये एक एनिमेटेड सा पुष्प बना दिया मैंने, ठीक है बच्चों। अब देखिए जरा, ये क्या है? ये है लीफ, पत्ती। ये क्या है? स्टेम, तना। और ये क्या है? रूट, यानी कि जड़, ठीक है बेटा। और ये तो आपका फ्लावर है ही है। अब ये जो लीफ है, स्टेम है और रूट है, ये सब के सब द्विगुणित हैं, यानी 2n है। यानी कि इन सब में, इन सारी ही संरचनाओं की जो कोशिकाएं होंगी, उन सब में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो क्या होगी? 2n होगी। क्रोमोसोम की नंबर 2n होंगे, ठीक है। और साथ में ये जो प्लांट बॉडी है, मुख्य प्लांट बॉडी, इसे हम क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। तो आप हमेशा याद रखिएगा, स्पोरोफाइट कैसा होता है एंजियोस्पर्म का? द्विगुणित, यानी डिप्लॉइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, ये जो आवृत्तबीजी पौधे होते हैं, इनमें मैंने आपसे बताया पत्ती, तना, जड़, ये सब लगभग सारी ही संरचनाएं कैसी होती हैं? द्विगुणित, यानी डिप्लॉइड। लेकिन इसके अपवाद जरूर हैं। अपवाद क्या है? बीजाणु, स्पोर। जब हम पराग कण के बारे में जानेंगे तब हमें पता चलेगा वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, n नंबर के क्रोमोसोम होते हैं उसमें, यानी n नंबर के गुणसूत्र होते हैं। अगुणित होता है। गैमीट, जो युग्मक बनता है, मादा गैमीट, मादा युग्मक यानी एग सेल, और नर युग्मक, ये दोनों क्या होंगे? अगुणित, यानी n। और भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एंडोस्पर्म जो होता है वो 3n होता है, यानी कि त्रिगुणित होता है, न द्विगुणित न अगुणित। ये क्या होगा? 3n होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक यहाँ आता है पुष्प की संरचना। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने एक चित्र शेयर किया है आपके साथ। इस डायग्राम में लिखा है एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना, ठीक है। जब भी आप बोर्ड का पेपर उठाएंगे, सॉल्व पेपर, तो आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है आपके बोर्ड में। एक प्रारूपिक पुष्प की, आवृत्तबीजी पुष्प की संरचना बनाइए और उसके मुख्य भागों को इंगित करिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, बिल्कुल ऐसे ही आप अगर एग्जाम में बना के लेबल कर देंगे तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। स्पेशली इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल ही आ जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पुष्प के जो भाग हैं उनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला जो भाग है बच्चों, हम शुरू करेंगे कहाँ से? नीचे की तरफ से, इधर से शुरू करते हैं। मैंने यहाँ जूम कर दिया है, देखिए आपको दिख रहा होगा, जब भी आप कभी पेड़ से पुष्प तोड़ते हैं फूल, तो आपको उसमें एक पतली सी हरी कलर की डंडी दिखती है ना। वो जो डंठल या डंडी होती है उसे हम क्या कहते हैं? पुष्प वृंत या स्टॉक। इसे हम पेडिसल या पेडंकल भी कहते हैं। इसी से फूल क्या होता है? पेड़ से जुड़ा रहता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़िए, जरा ध्यान से देखिए। तो इस स्टॉक या पुष्प वृंत का जो ऊपरी हिस्सा है ये थोड़ा फूला हुआ है ना। इसे हम कहते हैं थैलमस। क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे बच्चों थैलमस, ठीक है। इसे हम कहेंगे पुष्पासन या थैलमस। अब ये जो थैलमस है, ये थैलमस बेसिकली क्या होता है? एक तरीके का तना होता है। आगे मैं बताऊंगी ये तना क्यों होता है। फिलहाल आप ये जानिए, आपको पता है ना तने पे क्या लगी होती हैं? पत्तियां लगी होती हैं। तो इसके ऊपर जो
आपको चक्र दिखाई देते हैं, दल पुंज, बाह्य दल पुंज, ये सब भी क्या है? पत्तियां। और पत्तियों का क्या है? रूपांतरित स्वरूप है, मॉडिफाइड लीफ है ये सारी। कौन? दल पुंज, बाह्य दल पुंज, पुमंग, जायांग, ये सब क्या है बच्चों? रूपांतरित पत्तियां हैं। आगे समझेंगे क्यों है। फिलहाल आप देखिए, इस पुष्पासन पे सबसे बाहर की तरफ जो घेरा लगा है उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। सबसे बाहरी चक्र को बाह्य दल पुंज या कैलिक्स कहेंगे। उसके अंदर वाले नारंगी कलर के चक्र को क्या कहेंगे? दल पुंज या करोला। दिख रहा है? देखिए, ये रहा बाह्य दल पुंज और यह रहा दल पुंज। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद आ जाइए, तीसरा जो चक्र होता है, वो तीसरा घेरा जो होता है उसे हम कहते हैं पुमंग या एंड्रोशियम। ठीक है, पुमंग या एंड्रोशियम, ये ही मुख्य जनन अंगों में का नर जनन अंग है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। अब इस पुमंग का जो इकाई होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? पुंकेसर। ये देखिए, ये एक पुंकेसर है, यानी एक स्टेमन है। और इस स्टेमन में जो ये फूला हुआ हिस्सा दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं क्या? एंथर। और ये जो डंठल दिख रही है पतली सी, इसे कहते हैं फिलामेंट या पुतंतु। एंथर को हम परागकोश भी कहते हैं और पुतंतु को हम फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो एंथर होता है, इस एंथर में बनते हैं परागकण, जो आगे चल के परागण में क्या करते हैं? पॉलिनेशन में मदद करते हैं। अब आ जाइए, चौथा चक्र जो है वो क्या होता है? जायांग या स्त्री केसर। अब ये जो जायांग है बेटा, ये ही मादा जनन अंग होता है किसी भी पुष्प का। ठीक है, इसकी इकाई को हम कहते हैं अंडप, पिस्टिल या कार्पेल। और इस अंडप के 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो सबसे ऊपर प्लेटफॉर्म जैसा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, इसे स्टिग्मा भी कहते हैं। ये नली जैसी भाग को हम क्या कहते हैं? वर्तिका। और ये जो फूला हुआ हिस्सा है, इसे हम क्या कहते हैं? जो आपके पुष्पासन से लगा है पुष्प के, उसे हम कहते हैं अंडाशय या ओवरी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने नोट पॉइंट में लिख रखा है वो ये है कि जो दल पुंज है, कैलिक्स, और बाह्य दल पुंज यानी कि करोला, ये दोनों क्या हैं? जनन में सहायता करने वाले अंग हैं, मुख्य जनन अंग नहीं है। इसीलिए इन्हें हम एक्सेसरी वर्ल या सहायक अंग या सहायक चक्र कहते हैं। ठीक है बच्चों। पुमंग और जायांग, पुमंग क्या है? नर जनन अंग, और जायांग मादा जनन अंग, ये दोनों ही क्या है? मुख्य अंग या मुख्य चक्र हैं, मुख्य जनन अंग हैं। किसके? पुष्प के मुख्य जनन अंग, जायांग और पुमंग। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ मैंने कुछ थ्योरी दे रखी है आपके लिए, जिसे मैं आपको समझा देती हूँ। अभी मैंने आपसे कहा पुष्प एक रूपांतरित तना है, मॉडिफाइड शूट। समझाते हैं कैसे। पुष्प का विकास एक पुष्पीय कलिका से होता है। जब भी आप देखिए, पहले फूल क्या होता है? एक कली के रूप में होता है, और फिर वही फूल खिल जाने के बाद पुष्प बन जाता है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं? खिले हुए पुष्प की संरचना की स्टडी कर रहे हैं। अब पुष्प पौधे से जिस डंठल से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुष्प वृंत या स्टॉक। और पुष्प वृंत का जो ऊपर थोड़ा फूला हुआ हिस्सा होता है, आप गुड़हल का फूल लेके देखें, उसमें आपको डंठल के ऊपर जो फूला हुआ सा हिस्सा मिलेगा वो क्या होता है? थैलमस या पुष्पासन। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से देखिएगा जरा। ये रहा आपका पुष्पासन और ये रहा स्टॉक। ठीक है, अब देखिए जरा, पुष्प के जो चक्र होते हैं, जो मैंने अभी आपको दल पुंज, बाह्य दल पुंज, पुमंग, जायांग बताया है, ये सब क्या है? पुष्प के चक्र हैं। अलग अलग घेरे में मौजूद होते हैं ना। जब भी आप कोई फूल लें तो आपको दिखेगा सबसे बाहर की तरफ बाह्य दल पुंज हरे कलर के होते हैं, फिर उसके अंदर दल पुंज रंग बिरंगे होते हैं, उसके अंदर पुमंग, और सबसे अंदर जायांग। ये सब क्या है? घेरे में मौजूद होते हैं। इसीलिए हम फ्लोरल वर्ल कहते हैं इन्हें, पुष्प के चक्र। ये सारे चक्र क्या है बेटा? पत्तियों के, लीफ के रूपांतरण होते हैं। ठीक है, अब जो पुष्पासन होता है, ये तने का, स्टेम का क्या होता है? रूपांतरण होता है। कैसे? समझाते हैं कैसे। अगर आप ध्यान दें तो आपने गन्ने देखे हैं। जब भी हम लोग गन्नों की बात करते हैं ना बेटा, तो देखिए हमें याद आता है लंबी सी छड़ी नुमा होते हैं गन्ने, इस पे मौजूद होती हैं गांठें। इन गांठों को हम कहते हैं क्या? नोड्स। क्या कहते हैं? नोड्स। और इनके बीच की जगहों को क्या कहते हैं बच्चों? इंटरनोड्स। क्या कहते हैं? इंटरनोड्स। अब देखिए,
जरा थैलेमस को ध्यान से देखिए तो आपको मिलेगा सबसे नीचे की तरफ क्या है, बाह्य दलपुंज, उसके ऊपर दलपुंज, उसके ऊपर पुमंग, और सबसे ऊपर क्या है बच्चों, जायांग। जरा ध्यान से देखिए, क्या आपको गांठें यानी नोड्स दिखाई दे रही हैं? ये एक नोड, ये दूसरा नोड, ये तीसरा नोड और ये चौथा नोड। और इन नोड्स के बीच की जगह क्या है बेटा, इंटर नोड। क्या हो गया ना, थैलेमस एक रूपांतरित तना है ना। और साथ में ये जो आपको पता है तने पे क्या लगी होती हैं, पत्तियां, तने पे पत्तियां लगी होती हैं। ये जो आपका बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, ये सब क्या है, पत्तियां। इसका मतलब थैलेमस क्या है, पुष्पासन क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है, तने का रूपांतरण है। और जो चक्र हैं पुष्प के, वो सारे चक्र पत्तियों के रूपांतरण हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ नोट्स हैं डायग्राम के साथ जो आपको हेल्प करेंगे आंसर लिखने में। सबसे पहले कैलिक्स। देखिए बेटा, जो हमारा सबसे बाहरी चक्र होता है पुष्प का, उसको हम कहते हैं बाह्य दलपुंज या कैलिक्स। ये हरे रंग का होता है, देखो जरा यहाँ हरे रंग का दिख रहा है, ये हरा रंग का होता है। तो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। क्यों, हमें पता है हरे रंग की पत्तियों में क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल, पर्णहरित। और ये पर्णहरित क्या करता है बेटा, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनवाता है। तो हुए ना काम के ये सेपल। पहली बात तो ये क्या कर रहे हैं, भोजन बनवा रहे हैं। और एक और चीज हमने पढ़ रखी है, ये कली स्वरूप में पुष्प की रक्षा करते हैं। ठीक, इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं बच्चों, सेपल। याद रहेगा, बाह्य दलपुंज को हम कैलिक्स भी कहते हैं और इसकी इकाई को सेपल कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्या है, दलपुंज। ठीक है बच्चों, क्या है, दलपुंज। दलपुंज पुष्प का दूसरा घेरा है। रंग बिरंगे दिखते हैं ना, चाहे आप गुलाब का फूल ले ले, चाहे गुड़हल का फूल ले ले, जो रंग बिरंगा हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, दलपुंज। ये रहा क्या, देखिए दलपुंज है ना, ये भी दलपुंज। और ये क्या करता है, रंगीन होता है। इसके चक्र को हम क्या कहते हैं, करोला। ठीक है, इस चक्र को क्या कहते हैं, करोला। इसकी इकाई पेटल या दल कहते हैं इसकी इकाई को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये कीट पत्तियों की रंगीन होता है ना, रंग बिरंगे चीजों की तरफ सब आकर्षित होते हैं। तो ये क्या करता है, दलपुंज कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, और आकर्षित करने की वजह से परागण में, पॉलिनेशन में क्या करता है, पुष्प की या पौधे की मदद करता है। आ गई बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हिस्सा है बेटा, देखिए जो मुख्य जनन अंग है। अब तक हमने सहायक जनन अंग पढ़े थे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मुख्य जनन अंग। तो मुख्य जनन अंग में हम पढ़ने वाले सबसे पहले पुमंग यानी एंड्रोशियम। अब देखो बच्चों, ये क्या है, नर जनन अंग है, पुष्प का नर जनन अंग। और इसकी इकाई को क्या कहते हैं, स्टेमेन या पुंकेसर। क्या कहते हैं बेटा, पुंकेसर या फिर स्टेमेन। ठीक है, अच्छा चला देखिए, तो ये जो स्टेमेन है इसमें दो भाग दिखाई दे रहे हैं। एक ऊपर की तरफ फूला हुआ हिस्सा जिसे हम एंथर कहते हैं, और एक नीचे की तरफ मौजूद डंठल जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, फिलामेंट। ठीक है, इस एंथर को हम पराग कोश भी कहते हैं और फिलामेंट को पुतंतु भी कहते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो पराग कोश है बच्चों, ये क्या है, बाइलोब्ड है। इसमें दो पालियां मौजूद होती हैं। पराग कोश में ही पराग कणों का निर्माण भी होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और जायांग देखते हैं। चौथा और सबसे अंदर का जो घेरा होता है, अंदर का जो चक्र होता है पुष्प का, उसे हम कहते हैं गाइनोशियम या जायांग। ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पुमंग क्या था, नर जनन अंग था। अब देखिए, ये जो जायांग है इसकी इकाई को हम कहते हैं बेटा कार्पल। कार्पल या अंडप भी कहते हैं। इसे बच्चों हम पिस्टिल भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं इसे हम, पिस्टिल। ठीक है, अंडक के तीन भाग होते हैं, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहला, सबसे ऊपर प्लेटफॉर्म जैसा, ऐसा लग रहा है कि कुछ आ करके इस पे बैठ सकता है, इसे आप क्या कहेंगे, स्टिग्मा। जब भी परागकण उड़ते हुए आते हैं तो कहाँ आके गिरते हैं, मान लीजिए यहाँ कहीं दूर से उड़ के परागकण आ रहा है तो कहाँ आके गिरा, स्टिग्मा पर आके गिरेगा। ठीक है, फिर अब देखिए, इस स्टिग्मा को हम वर्तिकाग्र कहते हैं, सबसे ऊपर का हिस्सा होता है कार्पेल का। ये जो स्टाइल है इसे हम वर्तिका कहते हैं। देखिए, ये स्टिग्मा
यानी वर्तिकाग्र और अंडाशय यानी ओवरी के बीच की ट्यूब नुमा हिस्से को हम स्टाइल कहते हैं। ठीक है बच्चे, वर्तिका। अब देखिए, ये रहा हमारा पुष्पासन, थैलमस, और इस पुष्पासन से लगा हुआ, क्लियर कर देते हैं एक बार तब दिखाते हैं, रुकिए। इस पुष्पासन से लगे हुए फूले हुए हिस्से को हम क्या कहते हैं? अंडाशय या ओवरी। और इस अंडाशय में बेटा देखिए, ध्यान से देखिएगा जरा, छोटी छोटी संरचनाएं मौजूद होती हैं। इन छोटी छोटी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? बीजांड यानी ओव्यूल। यही बीजांड निषेचन के बाद आगे चल के क्या बनाते हैं? बीज बनाते हैं। और ये जो आपको दीवारें दिख रही हैं, ये क्या है? ओवरी की वॉल यानी कि अंडाशय की दीवारें। ये अंडाशय की दीवारें निषेचन के बाद फल की दीवारें बन जाती हैं, यानी फ्रूट वॉल बनाती हैं। यानी हमने क्या पढ़ लिया? देखिए जरा, हमने पढ़ लिया कि नर जनन अंग क्या था? पुमंग। और मादा जनन अंग जायांग। जायांग की इकाई को हम क्या कहते हैं बच्चों? जायांग की इकाई को हम कहते हैं अंडक, कार्पेल या पिस्टिल। और इस कार्पेल या पिस्टिल के 3 भाग होते हैं। पहला वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, दूसरा वर्तिका, स्टाइल, और तीसरा अंडाशय, ओवरी। निषेचन के बाद यही अंडाशय यानी यही ओवरी क्या बनाता है बच्चों? फल बनाता है। ठीक है। और जो ओव्यूल यानी बीजांड है, वो बीजांड क्या बनाएगा? ध्यान दीजिएगा, वही बीजांड बनाएगा आपका बीज यानी सीड। ठीक है। तो आज के लिए, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल फिर इसी टाइम मैं लेक्चर अपलोड करूंगी, तो हम पढ़ेंगे एंड्रोशियम यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। हम कल पढ़ेंगे नर जनन अंग। ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है। अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।